आप टोटल कितना यूएम मैनेज करते हो एंड व्हाट इज द यूएम ऑफ टाटा म्यूचुअल फंड? अभी हमारा AUM इक्विटी डेट मिला के 2,20,000 करोड़ है। वाओ। इक्विटी और डेट नॉर्मली 50-50% है। आज के हमारे गेस्ट है राहुल सिंह, टाटा म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। आज हम डिकोड करेंगे पावर सेक्टर की पूरी वैल्यू चेन को और साथ ही समझेंगे कि आने वाले वक्त में आईटी सेक्टर का फ्यूचर कैसा होगा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वॉर होने के बावजूद भी गोल्ड की प्राइसेस अगर आप देखोगे लास्ट 1 मंथ में इट हैज फॉलन डाउन डिस्पाइट द ग्लोबल अनसर्टेनिटी बीइंग देयर, राइट? जो चाइना और ईरान के बीच में युआन में ट्रेड हो रहा था, वो एक डी डॉलराइजेशन की तरफ एक मूव था। ये जो वॉर हुआ है उसको स्टॉप करने के लिए, क्या ये अटेम्प्ट है यूएस का डी डॉलराइजेशन को रोकने के लिए? और अगर वो सही है तो एक तरीके से गोल्ड के लिए थोड़ा सा पॉज है। मेरे दोस्त ने एक ट्वीट किया था, एबिटा नाउ इज अर्निंग्स बिफोर ईरान एंड डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंसमेंट्स। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन मार्केट्स राइट नाउ। आई मीन अगर आप स्टॉक क्या प्राइस इन कर रहा है, ये कैसे मैं डिसाइड करूँ कि ये चीज़ें फैक्टर्ड इन हो गई है ये स्टॉक के प्राइस में या नहीं हुए? यू थिंक अभी बिकॉज इतना ज़्यादा क्रैश हो गया आईटी इंडेक्स एक्सेट्रा, इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द आईटी सेक्टर? देखिए, तो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी पे भी बात करते हैं थोड़ा। सो आपने कब इन्वेस्टिंग शुरू की थी एंड कैसे आप स्टॉक मार्केट्स में एंटर हुए थे? देखिए मेरी जो पहली जॉब थी वो क्रिसल में थी। वो एक्चुअली डेट रेटिंग साइड में, क्रेडिट रेटिंग साइड में थी जैसा आपको। तो क्रेडिट रेटिंग में क्या होता है कि आप कंपनीज को इन डेप्थ एनालाइज करते हैं और आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप क्रेडिट डिसीजन ले रहे हैं कि भाई ये ट्रिपल ए है, डबल ए। लेकिन वहाँ से जो ग्राउंडिंग हुई एनालिसिस की और जो एनालिसिस पे फोकस था, दैट बिकेम द बेसिस कि उसके बाद जब मैं इक्विटीज की तरफ आया, ये करीबन हो गया 2000-2001 की बात है। तो वो जो एक्सपीरियंस थी ऑफ एनालिसिस, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और आउटलुक एंड मैनेजमेंट क्वालिटी एटसेट्रा, जो जज करने की जो क्वालिटी थी, वो हमने पूरी इक्विटी में मैंने पूरी यूज़ की। तो मेरी जो जर्नी थी वो शुरू हुई रिसर्च से, सीधा इन्वेस्टिंग से नहीं हुई। काफ़ी लोग होते हैं जो लकी होते हैं जो सीधा इन्वेस्टिंग में जाते हैं, बट मुझे लगता है कि जो मैंने 15-20 साल रिसर्च में बिताए, पहले डेट साइड में फिर इक्विटी साइड में, दोनों मिला के करीब 20 साल, उससे एक अलग स्किल मिला मुझे कि एकदम डिटेल में घुसने की जो क्वालिटी आती है वो मैंने इम्बाइब की सबसे पहले। उसके बाद मेरी जो इन्वेस्टिंग की जर्नी है, जो मैं बोलूँगा कि ऐसे प्रोफेशनल इन्वेस्टिंग, ऐसे तो आप इन्वेस्ट करते हैं एट अ पर्सनल लेवल, आप तो इन्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर या जो एज अ प्रोफेशन यू आर फंड मैनेजर, वो शुरू हुई करीब 10 साल पहले, 10-11 साल पहले। और वो फिर बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो रिसर्च होती है वो आप एक ही चीज़ को बहुत नैरोली देखते हो, और जब आप इन्वेस्टर बनते हो या जब आप फंड मैनेजर बनते हो तो आपको वाइड वैरायटी ऑफ चीज़ें देखनी होती हैं। और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा आपको वो बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग एंड कहाँ पे आप साइकिल में कहाँ हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। टॉप डाउन व्यू बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जबकि आप रिसर्च में तो आपका क्या है कि आप केवल बॉटम अप देख रहे हैं, और अब जब इन्वेस्टर बनते हैं तो आपको बॉटम अप प्लस टॉप डाउन, मैक्रोज, मैनेजमेंट क्वालिटी, साइकिल में कहाँ है स्टॉक, टेक्निकल्स, टेक्निकल फैक्टर्स, नॉट टेक्निकल एनालिसिस, वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जो शुरू के मेरा जो कैरियर था, उससे जो मुझे रिसर्च का बैकग्राउंड मिला और उसके बाद जो मुझे एज अ फंड मैनेजर जो मेरी जर्नी रही है, वो एक तरीके से एक पूरा एक ऑलराउंडर टाइप एक्सपीरियंस जो है मेरा है। तो मैंने एक्सेल शीट पे मॉडल्स भी बनाई हैं 15 शीट्स की, जो कि आजकल एआई बना लेती है। मैंने कंपनीज की नंबर्स खुद एंटर किए हैं। एक एक ज़माना था जब नंबर्स खुद एंटर करने पड़ते थे। और फिर फोरकास्टिंग की है और कंपनी से मिला हूँ, फिर उस फोरकास्ट को चेंज किया है। तो काफ़ी ग्राउंड अप लेवल जिसको बोलते हैं, ग्राउंड लेवल से किए। और अब जो है वो काम कम होता है, वो काम करने के लिए तो मेरे पास टीम है। लेकिन नाउ द एक्सपीरियंस कि कौन सी इंडस्ट्री किस फेज़ में है साइकिल में, कौन सी कंपनी किस फेज़ में है साइकिल में,
और स्टॉक क्या प्राइस इन कर रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये स्टॉक क्या प्राइस इन कर रहा है, ये समझना कैसे, लाइक कैसे मैं डिसाइड करूँ कि ये चीज़ें फैक्टर्ड इन हो गई है ये स्टॉक के प्राइस में या नहीं हुए है? आई नो यू कांट टेक नेम्स ऑफ स्टॉक्स, बट अगर आप एग्जांपल दे सकते हो कि कैसे मैं डिसाइड करूँ कि ये प्राइस्ड इन हुआ है, नहीं हुआ है, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। देखिए उसमें क्या होता है कि एक तो बहुत सिंपल तरीका है कि आप देखिए कि लोग एनालिस्ट क्या एस्टिमेट कर रहे हैं कंपनीज के बारे में, क्या ग्रोथ फोरकास्ट है, क्या है। और अगर आपकी एनालिसिस या आपका जो कॉल है उस सेक्टर पे या उस इंडस्ट्री पे आपको लगता है कि नहीं ये यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रोथ आ सकती है, तो एक आप वो कॉल ले सकते हैं कि हाँ ये आपको एक अर्निंग्स की सरप्राइज आएगी कि ग्रोथ जो है एस्टिमेट है जो लोगों का उससे ज़्यादा आएगा और उसकी वजह से वैल्यूएशन रीरेटिंग भी हो जाएगी। अगर इसकी एग्जांपल दूं तो मैं समझता हूं कि आप देखिए आईटी सेक्टर की बात कीजिए। नाउ आईटी सेक्टर कोविड के बाद लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि वही 8-10% ग्रोथ आएगी हर साल जो कि आती है एंड वैल्यूएशन वही रहेगी तो ठीक है, इट्स अ स्टेबल सेक्टर, स्टडी सेक्टर। लेकिन कोविड के बाद क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमें ये फीडबैक मिलनी शुरू हुई कि कंपनीज जो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही हैं उससे एक एक्स्ट्रा काम जो है पूरी इंडस्ट्री को आ रहा है और उससे क्या है 2-3 साल की आपकी प्रॉफिट में लिफ्ट आएगा या ग्रोथ में लिफ्ट आएगा, जो कि लोगों के नंबर्स में नहीं है। अब लोगों के नंबर्स में नहीं है और अगर वो ग्रोथ आती है तो बहुत बड़ा सरप्राइज क्रिएट होता है। और मार्केट में आपने देखा होगा कि जब भी सरप्राइज क्रिएट होती है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आपकी रिटर्न डिस्प्रपोर्शनेट होती है, अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव। और वही हुआ आईटी सेक्टर में कोविड के बाद। और अब क्या हो रहा है कि वही आईटी सेक्टर अब लेकिन वो एक फेज आता है आईटी सेक्टर में कि अच्छा वो 2-3 साल की ग्रोथ ज़्यादा है तो लोग सोचने लगते हैं कि अरे ये तो हर साल 20% ग्रोथ आएगा, वो भी होता है। और वैल्यूएशन भी वहाँ तो आपकी जो प्रॉफिट की एस्टिमेट्स है वो भी हाई हो गई, वैल्यूएशन भी हाई हो गई। लेकिन लोग ये फिर भूल जाते हैं कि किस कारण से ये 20-25% ग्रोथ आई थी, क्योंकि एक्स्ट्रा काम आया था लोगों को, बिकॉज डिजिटल कन्वर्जन या एवरीवन वांटेड टू डिजिटाइज। अब वो काम कम हो गया तो वो ग्रोथ वापस 8-10% हो जाएगी, तो वो एक नेगेटिव सरप्राइज क्रिएट हुआ। तो ये आप समझिए कि आईटी सर्विसेज सेक्टर जो कि इतना स्टेबल सेक्टर माना जाता है उसमें भी साइकिल्स होती है। साइकिल एक तो होता है बिजनेस का और दूसरा होता है एक्सपेक्टेशन का। जो बिजनेस बढ़ती है तो एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है, या बिजनेस गिरती है तो एक्सपेक्टेशन और गिर जाती है। और हमारा काम यही है कि आप उसकी ये पॉइंट्स को अगर आप पहचान पाए सक्सेसफुली, आसान नहीं है क्योंकि उस पीक पे या उस बॉटम पे आपको ये कॉल लेना कि नहीं अब यहाँ से एक्चुअली नंबर्स इंप्रूव हो सकते हैं या नंबर्स गिर सकते हैं, वो आसान नहीं होता है। लेकिन मेन जॉब जो है या मेन जो स्किल है फंड मैनेजर का, वो वहीं से अल्फा जो इसको बोलते हैं ना, अल्फा वहीं से आती है कि अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस वहीं से आती है। बिकॉज अदरवाइज तो इन्फॉर्मेशन तो डेमोक्रेटाइज हो चुका है। आज जो मुझे पता है वो सबको पता है। इवन द जो स्टार्टिंग लेवल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास भी इंफॉर्मेशन वही है। तो नॉलेज से कोई डेल्टा नहीं आ रही है, बिहेवियर से डेल्टा आ रही है। तो इसमें अभी आप टोटल कितना यूएम मैनेज करते हो एंड व्हाट इज द यूएम ऑफ टाटा म्यूचुअल फंड एज ऑफ टुडे? अभी हमारा ईयूएम इक्विटी डेट मिला के लगभग 2,20,000 करोड़ है वाओ, एंड इक्विटी और डेट नॉर्मली 50-50% है दोनों। गॉट इट। एंड यू आर बेसिकली मैनेजिंग इक्विटी ओनली, इक्विटी हाँ, फंड्स? इक्विटी एंड हाइब्रिड कैटेगरी जिसको बोलते हैं, ओके बैलेंस एडवांटेज, मल्टी एसेट, हाइब्रिड। इक्विटी एंड हाइब्रिड इज व्हाट आई लुक एट। ओके। सो इसमें अगर मैं यंग रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से पूछूं वापस, सो लेट्स से दैट ही इन्वेस्ट्स इन दीज फंड्स दैट यू मेंशन्ड कि स्टार्टिंग में मल्टी एसेट एटसेट्रा होने चाहिए, वेयर एक्सपोजर टू अदर कमोडिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा इज ऑल्सो देयर। So as of now in 2026, what's your viewpoint when it comes to commodities, especially let's say gold, silver, copper, and इसमें आपको लगता है कि रैली हो सकता है या नहीं? देखिए वर्ल्ड में गोल्ड तो इम्पोर्टेंट होते जा रही है, क्योंकि एक गोल्ड को आप समझिए एक तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी है। यूएस इकोनॉमी, यूएस फाइनेंशियल सिस्टम
सब कुछ कुछ हद तक चैलेंज हो रही है एंड सेंट्रल बैंक्स भी उसको डिरिस्क करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं जो करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो अभी चल रहा है ईरान में, उसमें भी कहीं ना कहीं वो एक डी डॉलराइजेशन का एंगल है। तो डी डॉलराइजेशन जो है ये एकदम से नहीं होगी, ये 3 से 5 साल की स्टोरी है, ये अभी जस्ट शुरू हुई है और इसको होने में काफ़ी टाइम लगेगा। और एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर, अगर हमको इससे हमें प्रोटेक्ट करना है या इसका फ़ायदा उठाना है तो एक ही तरीका है, वो है गोल्ड को अपने एसेट एलोकेशन में बनाए रखें अगले 3 से 5 साल। इस पे तो मैं काफ़ी श्योर हूँ। सेम रिटर्न जो आपको ये पिछले 1 डेढ़ साल में मिला है वो अगले 1 डेढ़ साल में मिलेगा कि नहीं, उस पे तो श्योर कोई भी नहीं हो सकता है और वो आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि गोल्ड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे चलते हुए भी। सिल्वर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है बिकॉज सिल्वर इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, तो जब सिल्वर की प्राइस बढ़ती है तो यूसेज भी कम हो जाती है। गोल्ड में वो फीचर नहीं है, तो इसलिए सिल्वर विल बिहेव लाइक एनी सिक्लिकल कमोडिटी कि आपकी प्राइस बढ़ी, जैसे सोलर मॉड्यूल्स में ही होता है। मैं किसी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर से बात कर रहा था तो बोला कि सिल्वर अगर पर मॉड्यूल इतनी यूज़ होती थी, अभी प्राइस बढ़ गई है तो हमने नई टेक्नोलॉजी में हमारी सिल्वर यूसेज कम हो गई है उसमें, या हम कम कर रहे हैं ग्लोबली कम, तो प्राइस बढ़ेगी तो उसमें डिमांड कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाएगी। तो सिल्वर मेरे ख्याल से वॉलेटाइल रहेगा ज़्यादा और वो गोल्ड का रोल अदा नहीं कर सकता। तो आप बोल रहे हो कि जैसे प्राइस बढ़ गया सिल्वर का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो डिमांड है सोलर मॉड्यूल्स में, वो मतलब प्राइस अगर बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगा एंड देन पीपल मैन्युफैक्चरर्स विल यूज लेस सिल्वर बेसिकली। तो करेक्ट उसका रिप्लेसमेंट बेसिकली ढूंढ रहे हैं ये करेक्ट लोग। करेक्ट ओके, करेक्ट एग्जैक्टली। सो इनइलास्टिक डिमांड नहीं है इसका, Correct. बेसिकली प्राइस बढ़ गया तो फिर डिमांड कम हो जाएगा बिल्कुल एंड देन वापस बिल्कुल सही करेक्शन हो बिल्कुल सकता सही बिल्कुल है। सही। ओके, एंड दिस इज नॉट द केस विद गोल्ड, बिकॉज गोल्ड के केस दिस इज में नॉट द केस विद गोल्ड। ऐसा कोई रिप्लेसमेंट हाँ है ही नहीं, हाँ, एंड गोल्ड इज मोर लाइक अ हेज। गोल्ड इज मोर लाइक अ हेज, इट्स लाइक एन इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी प्रीमियम तो बढ़ा देती है ना, हेल्थ प्रीमियम। वही हो रहा है गोल्ड में। अगर ग्लोबल इकॉनमी में और यूएस में लोगों को डाउट हो रहा है, मतलब कि हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो गोल्ड इज द इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम बढ़ गई। बट ये टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वॉर होने के बावजूद भी गोल्ड की प्राइसेस अगर आप देखोगे लास्ट 1 मंथ में इट हैज फॉलन डाउन डिस्पाइट द ग्लोबल अनसर्टेनिटी बीइंग देयर, राइट? बिल्कुल सही, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो काफ़ी काउंटर इंट्यूटिव है, वो एक्सपेक्टेड नहीं था। लोगों को लगा जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ा है तो बढ़ना चाहिए, लेकिन वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये जो वॉर हुई है इसमें कहीं ना कहीं एक थ्योरी ये भी है कि अ, जो चाइना और ईरान के बीच में युआन में ट्रेड हो रहा था, कि ईरान अपनी क्रूड बेचती थी और युआन में पेमेंट होती थी, वो एक डी डॉलराइजेशन की तरफ एक मूव था। तो ये जो वॉर हुआ है उसको स्टॉप करने के लिए, तो एक तरीके से क्या ये अटेम्प्ट है यूएस का डी डॉलराइजेशन को स्लो करने के लिए या रोकने के लिए? और अगर वो सही में सही है तो एक तरीके से गोल्ड के लिए थोड़ा सा पॉज है। तो ये एक थ्योरी है एंड लॉजिकली इट मेक सेंस। कल को अगर ये वॉर सेटल हो जाती है और एक्चुअली ये जो अभी सीज फायर की बातें हो रही है और ये जो नेगोशिएशन चल रहा है, अगर उसमें ये बात निकल के आती है कि नहीं वो पुराना सिस्टम कंटिन्यू रहेगा कि चाइना और ईरान के बीच में युआन में ट्रेड होते रहेगी, तो फिर वापस से गोल्ड आप देखिएगा विल बिकम स्ट्रॉन्ग। तो देखते हैं अभी, बट पॉइंट इज कि डी डॉलराइजेशन की ट्रेंड 1 साल की ट्रेंड नहीं है और इसमें ये ऊपर नीचे होते रहेगा क्योंकि कोई भी कंट्री, यूएस जैसी कंट्री, उसको स्टॉप करना चाहेगी और जो भी उसके कंट्रोल में है, लेकिन कुछ चीज़ें उसके आउट ऑफ कंट्रोल हैं और वो 3-5 साल में 10 साल में होने ही वाली हैं। तो उस हिसाब से आपको गोल्ड में एक मतलब एसेट एलोकेशन में गोल्ड तो रखनी चाहिए। और एक और ऐसे कमोडिटी जिसकी कोई बात नहीं करता है जो कॉपर है, वो उसके केस में क्या हो रहा है? देखिए, कॉपर और एल्यूमिनियम एंड स्टील मेटल्स की बात करें, इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें, तो इसमें 2-3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो ओवरऑल
सप्लाई कंस्ट्रेंट था, बहुत जगह अंडर इन्वेस्टमेंट हुई है तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो नॉर्मल साइकिल हो रहा है इंडस्ट्रियल कमोडिटी में। दूसरी बात इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये हो रही है कि चाइना में जो एंटी इन्वोल्यूशन का जो एक फेज़ आपने सुना होगा। एंटी इन्वोल्यूशन मतलब चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हमने बहुत ओवर कैपेसिटी क्रिएट कर दी, हमने वर्ल्ड में इन्फ्लेशन गिरा दिया, बट हमारी कंपनीज प्रॉफिट नहीं बना रही हैं, हमारे एनपीएस बढ़ रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम प्राइसेस को सपोर्ट करेंगे। अब हम जो ओवर कैपेसिटी या जो अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटीज़ हैं उनको कम बंद करेंगे और हम सपोर्ट करेंगे ये कमोडिटी प्राइसेस। उसमें मेटल्स भी आ जाती हैं, केमिकल्स भी आ जाती हैं, बहुत चीज़ें आ जाती हैं, सोलर मॉड्यूल्स भी आ जाती हैं। तो केवल मेटल्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट सडनली आज डिसाइड कर रही है, और चाइनीज़ गवर्नमेंट जब डिसाइड करती है तो वो कर लेती है, और वो 3 से 5 साल करते रहेगी, क्योंकि एक बार डिसीजन लिया तो वो 5 साल चलता है उनका, और कोई उनको क्वेश्चन भी नहीं करता, बिकॉज वहाँ पे तो सेंट्रल डिक्टेट वर्क्स। सो दिस एंटी इन्वोल्यूशन का जो थीम है वो भी एक तरीके से पॉजिटिव काम कर रहा है फॉर मेटल्स। And what about rare earth minerals in China? उसके बारे में आपको जितना पता है मुझे ही पता है, क्योंकि वो एक उनके पास एक लीवरेज है। Hmm. आप इफ़ यू रिमेंबर लास्ट ईयर जब ट्रेड वॉर चल रही थी तो अल्टीमेटली यूएस ने तभी बैक डाउन किया जब उनको पता लगा कि रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना के पास ऐसी लीवरेज है जिनको वो कम्पीट नहीं कर सकते। टैरिफ तो आप बढ़ा सकते हैं, बट किसी ने सप्लाई बंद कर दी अगर रेयर अर्थ सिग्नल, तो आपके पास तो कुछ नहीं है। इट इज़ लाइक हैविंग ऑयल। तो वो उनके पास एक बड़ा लीवरेज है चाइना के पास, ब्रह्मास्त्र बोलते हैं ना जिसको। And I think that is something which will help them in order to like always stay 100%, relevant. 100%। देखिए उनका भी यही प्रॉब्लम है जो इंडिया का है, उनके पास भी ऑयल नहीं है, दे इम्पोर्ट लार्ज पार्ट ऑफ देयर ऑयल, बट उनके पास भी कोल है और हमसे ज़्यादा है, और सोलर है। सेम जो चीज़ें उनके पास है, और उनकी जो क्रूड की डिपेंडेंस है वो ईरान वाज पार्ट ऑफ दैट, रशिया इज पार्ट ऑफ दैट। सो इफ यू सी काफ़ी कुछ चीज़ें जो जियोपॉलिटिक्स में हुई है वो ऑयल से रिलेटेड है, Right. और ये आज की बस स्टोरी नहीं है, ये 100 साल से ऐसी चल रही है। तो चाइना ने क्या किया है कि भाई हम कैसे ऑयल पे डिपेंडेंस कम करें। एक तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ एग्रेसिवली जाएं। आज चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एडॉप्शन इज़ द मैक्सिमम। अगर आप कंपनीज को देखें तो मतलब उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं और जो एडॉप्शन है वो बहुत सोच समझ के उन्होंने किया है, क्योंकि उनको अपनी पेट्रोल डीजल कंजम्पशन कम करनी है। तो उनकी ईवी एडॉप्शन ज़्यादा है और सोलर एडॉप्शन मैक्सिमम है। और कोल में वो एक साल में 100 गीगावाट कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, जो कि हमको ऐड करने में 7-8 साल लग जाते हैं। तो आप समझिए कि स्ट्रैटेजिकली चाइना को ये अपनी वीकनेसेस पता हैं और पता थे, और उनके अगेंस्ट उन्होंने सिस्टमैटिकली काम किया है टू ऑफसेट दैट। एंड अगर एक यंग रिटेल इन्वेस्टर है, उसको ये सारे म्यूचुअल फंड के बारे में अगर जानना है एंड एक इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर रहा है, तो क्या रेकमेंड करोगे दैट उनका एसेट एलोकेशन इन म्यूचुअल फंड्स कैसे होना चाहिए व्हेन दे आर स्टार्टिंग देयर इन्वेस्टिंग जर्नी? हाँ, ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी बार आता है, लेकिन मैं जब लोगों का बिहेवियर देखता हूँ तो लोग आई डोंट थिंक कि लोग सही तरीके से शुरू करते हैं। लेकिन देखिए हर आदमी की जर्नी अलग अलग है। कुछ लोगों की रिस्क एपेटाइट ज़्यादा रहती है, नॉलेज ज़्यादा रहती है, तो वो सीधा स्मॉल कैप से शुरू करेंगे, एंड व्हाई नॉट। अगर आप यंग हैं और आपके पास 10-15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आपके पास ज़रूर ऑब्वियसली हाई रिस्क कैटेगरीज वाले फंड भी होने चाहिए, विच इंक्लूड्स स्मॉल कैप, मिड कैप एंड सो ऑन। बट मैं समझता हूँ कि एक एसेट एलोकेशन पे लोगों का ध्यान कहीं ना कहीं हट जाता है। ये करने के दौरान लोगों को लगता है कि मैं रिस्क ले सकता हूँ तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि 10 साल 8 से 10 साल का भी अगर आप डेल्टा भी देखेंगे तो स्मॉल कैप की रिटर्न शायद 2-2.5%, फ्लेक्सी कैप से ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होती है। तो आप रिस्क भी ज़्यादा ले रहे हैं, ये लोग भूल जाते हैं। लोगों को लगता है कि रिटर्न इज़ द ओनली थिंग, बट कोई भी रिटर्न फ्री नहीं आती, देयर इज नो फ्री लंच। वो हाई रिस्क के साथ आता है, मतलब कि आपकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, और वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने का ये मतलब नहीं कि रिटर्न आपका एंड में कम होगा, लेकिन उस समय बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर वॉलेटिलिटी रही और आपने
बॉटम पे सही चीज़ें नहीं की और पीक पे गलत चीज़ें की, तो फिर आपकी वो रिटर्न एक्सपीरियंस वो नहीं रह पाती है, जो कि स्मॉल कैप में हो सकता है। अगर आपने अगर गलत समय पे आपने एसआईपी रोक दिया और सही समय पे एसआईपी को और डबल अप कर दिया, तो आपकी जो रिटर्न है वो आपको इंडेक्स वाली जो रिटर्न है उससे कम आएगी, या जो फंड का जो एनएवी रिटर्न है उससे आपका फोलियो रिटर्न कम आएगा। तो इसीलिए एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नहीं ये मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ कि स्पेशली क्योंकि आपकी ऑडियंस यंगर कैटेगरी में है कि आपको मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि आप स्मॉल कैप में डालिए या रिस्की कैटेगरीज में मत डालिए, बट आई एम सेइंग कि एक प्रपोर्शन में डालिए। और आजकल क्या है कि फॉर एग्जांपल आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, आई थिंक मल्टी एसेट, फ्लेक्सी कैप, ये सब कैटेगरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से अगर बहुत सिंपल एक कंस्ट्रक्ट रखना चाहूँ तो मैं, अगर आपकी जो टिपिकल ऑडियंस है उसके लिए, मल्टी एसेट, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप में सारी चीज़ें मोटा मोटी कवर हो जाती हैं। और मैं बोलूँगा कि एंड उसके बाद डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट, कि अगर आपको लगता है नहीं मैं आई कैन कंट्रोल माय बिहेवियर, तो आप स्मॉल कैप में ज़्यादा प्रोपोर्शन रखिए। आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे गोल्ड सिल्वर भी चाहिए, तो आप थोड़ा मल्टी एसेट में ज़्यादा रखिए। तो उसके बाद जो आपका प्रोपोर्शन है इन 3 कैटेगरीज में, आप इनको अकॉर्डिंगली वेरी कर सकते हैं। एंड देखिए, आप हमेशा 10-15% पोर्टफोलियो का ऐसा रख सकते हैं जिसमें आप थोड़ा टैक्टिकल आपको करना है, तो वो फिर माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आपको कोई सेक्टर फंड आपने ले लिया बिकॉज आपको लग रहा है कि हाँ मैं साइकिल को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, देन आपकी नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए टू डू सेक्टर कॉल्स एंड थीमेटिक कॉल्स। अगर आपके पास उतना समय नहीं है, या आपकी एप्टीट्यूड नहीं है, या आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर ये 3-4 कैटेगरीज में ब्रॉडली स्पीकिंग सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। सेक्टर फंड्स और थीमेटिक फंड्स आप रेकमेंड करोगे यंग इन्वेस्टर्स के लिए व्हेन दे आर जस्ट स्टार्टिंग देयर इन्वेस्टिंग जर्नी? मैं तो नहीं, अभी अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, साइकिल्स आती हैं बहुत स्ट्रांग। जैसे आपने आईटी में ही देखा, जो कि एक स्टेडी सेक्टर है, आप उसमें ही देख लीजिए कितनी बड़ी साइकिल, और अब नेगेटिव साइकिल चल रही है एआई की वजह से। तो और बाकी सेक्टर्स में उससे भी ज़्यादा डीप साइकिल्स होती हैं। तो जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आई थिंक उसमें यू हैव टू बी केयरफुल। एंड आपने बताया आईटी सेक्टर में जैसे अभी नेगेटिव साइकिल चल रहा है स्पेशली बिकॉज ऑफ एआई डिसरप्शन। इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं, तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है आईटी सेक्टर में? आईटी स्टॉक्स आल्सो आर क्रैशिंग। आईटी इंडेक्स लास्ट वीक आई थिंक मैं पढ़ रहा था कि it crashed by more than 19-20% and this was like one of the highest historic falls in the IT index. तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है वहाँ पे, एंड यू स्टिल फील कि एआई जो है कंपनीज लाइक एंथ्रोपिक एटसेट्रा will disrupt these IT services company? देखिए, डिसरप्शन तो है, आई मीन लेट अस एक्सेप्ट इट। एंड क्वेश्चन ये है कि कोई भी आईटी सर्विसेज कंपनी, जो इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी है, वो रेंज ऑफ सर्विसेज करती हैं। और आप जब किसी एंटरप्राइज के लिए कुछ एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, तो उसकी एक वैल्यू है, क्योंकि उस एंटरप्राइज को कोई ऐसी कंपनी चाहिए जो कि फेस हो, जो कि आपके पूरे प्रोजेक्ट को एक कंप्लायंस अप्रूव्ड तरीके से और डेटा को सीक्रेट रखते हुए आपकी वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करे। तो ये कंपनीज रहेंगी। ये कंपनीज, ऐसा नहीं है कि डिसरप्शन का मतलब ये है कि कंपनीज का काम जीरो हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी स्केल ऑफ ऑपरेशंस इतनी थी, कोई भी इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी की, उसमें से इतना काम जो आपका था वो समझिए बेसिक कोडिंग या डीबगिंग वगैरह का काम था, वहाँ पे आपको डिसरप्शन, वहाँ पे एफिशिएंसी काफ़ी आएगी बिकॉज ऑफ एआई। वो एफिशिएंसी आएगी तो आपको उसकी प्राइसिंग, उसको आपको थोड़ी, या तो आपको अपनी प्रॉफिट्स आपको शेयर करनी पड़ेंगे। ये जो फंडामेंटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो फाउंडेशनल लेयर ऑफ एआई बोलते हैं, जिसको एंथ्रोपिक और चैट जीपीटी जो आपने नाम लिया, तो आपकी थोड़ी जो है वैल्यू एडिशन आपकी थोड़ी वहाँ शेयर होगी। थोड़ा आपका साइज ऑफ द डील कम हो सकती है। तो आपको ब्रॉडली आपके ऊपर एक हेडविंड है कि अगर आप समझिए इंडस्ट्री 8% से ग्रो करने वाली थी अगले 2-3 साल, मान लीजिए, तो हो सकता है उसमें 2-3% का आपको हेडविंड आ जाए, तो वो 8%, 5%। तो ऐसे भी आपकी ग्रोथ स्लो ही थी।
वहाँ पे भी अगर आपको हेडविंड आ रही है इन रीजंस की वजह से, तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि वैल्यूएशन क्या फैक्टर इन कर रहा है एंड किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वैल्यूएशन में इतना फैक्टर इन हो जाए कि लोग ये भूल जाएं कि ये कंपनीज बंद नहीं होने वाली हैं, यू नो। तो वो पॉइंट क्या अभी आया है या और फॉल के बाद आएगा, इज द क्रिटिकल डिसीजन। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि एआई की वजह से बहुत कंपनीज जो है रेडी भी नहीं है एआई के लिए, तो उनको अपनी डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, लेगेसी सिस्टम्स को अपग्रेड करना पड़ता है, वो भी एक काम है। वो काम भी एक आईटी कंपनीज को आने वाला है, लेकिन उसमें क्या पहले होगा? पहले आपकी प्राइसिंग, पहले आपकी हिट आएगी रेवेन्यू की और फिर वो एडिशनल काम मिलेगा, या पहले एडिशनल काम मिलेगा? तो वो एक अभी भी इक्वेशन बहुत क्लियर नहीं है। और इस अनसर्टेनिटी पीरियड में मुझे लगता है कि जब तक वैल्यूएशन एकदम करेक्ट नहीं हो जाए, या फिर जब आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि द एडिशनल वर्क जो आने वाली है उनको, वो डिक्लाइन से ज़्यादा है, तब तक इस पे कॉल लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एंड इसलिए मैं नेगेटिव साइकिल इसलिए बोलूँगा क्योंकि ये एक डिसरप्शन है ऑन देयर बिजनेस मॉडल। पूरी कंपनी का डिसरप्शन नहीं है, लेकिन बिजनेस मॉडल के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, और क्वेश्चन मार्क जब भी आता है तो वैल्यूएशन सफ़र करती है जब तक क्लैरिटी नहीं आए। बट डू यू थिंक कि अभी बिकॉज इतना ज़्यादा क्रैश हो गया आईटी इंडेक्स एक्सेट्रा, इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द आईटी सेक्टर? देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि वैल्यूएशन ऐसे लेवल पे आ गई है कि अब यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपकी कंफर्ट है थोड़ी कि हाँ, अब यहाँ से शायद डाउन साइड कम ना हो। लेकिन हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम आईटी सर्विसेज को आइसोलेशन में नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि बाकी सेक्टर्स में क्या हो रहा है, बैंकिंग में क्या हो रहा है, टेलीकॉम में क्या हो रहा है, पावर में क्या हो रहा है, मेटल्स एंड माइनिंग में क्या हो रहा है। तो जब हम नाप तौल के देखते हैं, तो अगर हमें लगता है कि बाकी सेक्टर्स में हमें ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, 5% से ज़्यादा, अल्टीमेटली आप देख रहे हैं आईटी सर्विसेज में हम 5 से 7% की ही बात कर रहे हैं, और बाकी सेक्टर्स में अगर मुझे लग रही है कि 10, 12, 15% ग्रोथ आ सकती है, तो अपने पोर्टफोलियो में आपको उसी अनुसार आपको आईटी का वेट रखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन क्या एकदम ज़ीरो कर देना है या नहीं करना है, दैट वो अल्टीमेटली फिर कॉल होता है पोर्टफोलियो मैनेजर का। पोर्टफोलियो मैनेजर कितना रिस्क लेना चाहता है। अगर वो एकदम आईटी को ज़ीरो रखना चाहता है या अंडरवेट रखना चाहता है, कि मान लीजिए इंडेक्स में अगर 10% वेटेज है तो आप 5% रख रहे हैं या 7% रख रहे हैं या 2% रख रहे हैं, फिर सवाल ये हो जाता है। तो ऐसे अगर समझे तो बेटर है, राइट। क्योंकि हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी है इसमें, कोई भी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं हो सकती हैं। अगर आप पोर्टफोलियो के जैसा मैनेज कर रहे हैं तो एकदम ब्लैक एंड वाइट न रखें तो बेटर है। और कौन सा सेक्टर है आईटी के अलावा जहाँ पर आपको नेगेटिव साइकिल लगती है? एक्चुअली अभी वैल्यूएशन ऐसी हो गई हैं कि काफ़ी सेक्टर में ऐसी नेगेटिव साइकिल अभी नहीं दिख रही, क्योंकि ओवरऑल मार्केट वैल्यूएशन भी काफ़ी कम हो गई है पिछले 2 साल में। जो निफ्टी की पी थी 22.5-23 टाइम, वो अभी 18 टाइम्स हो गई है। मिड कैप स्मॉल कैप वैल्यूएशन भी जो प्रीमियम पे चलता था लार्ज कैप पे, वो भी प्रीमियम भी काफ़ी कम हो गया है। तो इतना बड़ा बहुत नेगेटिव किसी सेक्टर पे व्यू हो, ऐसी फीलिंग तो नहीं है अभी। इंस्टेड ऑफ दैट हमें ये देखना है कि कौन से सेक्टर में जो है ग्रोथ अभी भी आ रही है और आते रहेगी, और वहाँ पे हमें फोकस करना है। जैसे मैं समझता हूँ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, कुछ पार्ट्स ऑफ कंज्यूमर आई थिंक कैन बी रिकवरी नेक्स्ट ईयर, मेटल्स एंड माइनिंग बिकॉज ओवरऑल कमोडिटीज में एक अप साइकिल आ रहा है। पावर आई थिंक जो 2022-23 में आई थिंक पावर सेक्टर डिड वेल, वो आई थिंक एक और वेव पावर सेक्टर में आने वाला है। तो ये 3-4 सेक्टर्स में हम पॉजिटिव हैं। बाकी सेक्टर्स में वैल्यूएशन की वजह से अब वो नेगेटिविटी नहीं है जो पहले थी। फॉर एग्जांपल आईटी में भी जो नेगेटिविटी थी वो कम हो गई है, क्योंकि वैल्यूएशन भी गिर गए। इसमें अभी जैसे आपने पावर सेक्टर की बात की, तो ये सेक्टर में थोड़ा ब्रेक डाउन करते, डीप डाइव करते हैं। तो व्हाट आर सम ट्रेंड्स व्हिच आर गोइंग ऑन हियर, एंड इसमें कौन से टाइप के थीम्स है जो चल रहे हैं स्पेशली इन द पावर सेक्टर? सो पावर में अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं कि आपने देखा कि एक वेव था सोलर इन्वेस्टमेंट का, रिन्यूएबल्स पे इन्वेस्टमेंट का, लेकिन अब वो एक लिमिट हिट कर रहा है इंडिया में
क्योंकि सोलर जो है पावर जो दिन के टाइम में जनरेट होता है और बैटरी के साथ यूज़ भी करें तो जो बेस लोड डिमांड जिसको बोलते हैं वो आपकी कोल से ही आ रही है, या कोल से ही सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो हम ये देख रहे हैं कि पावर में जो इन्वेस्टमेंट का जो रिन्यूएबल्स पे वेव था वो अब थोड़ा बैलेंस्ड हो रहा है और थोड़ा कोल और थर्मल की तरफ जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है और इंडिया के लिए अगर मैं जियोपॉलिटिकली भी देखूं तो हमारे पास ऑयल तो नहीं है सफिशिएंट। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज में दो ही चीज़ है, कोल एंड सन, सोलर। और केवल हम सोलर पे रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि केवल आप सोलर करेंगे तो आपकी ग्रिड अनस्टेबल हो जाएगी। आपको दिन के टाइम में ज़्यादा पावर मिलेगा, आप लेकिन पीक डिमांड जो होती है वो शाम में होती है, रात में होती है। तो इसलिए आपको कोल पे भी इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा, थर्मल पावर प्लांट्स पे। तो उससे रिलेटेड जो भी आपकी वैल्यू चेन है, थर्मल कैपेसिटी एडिशन और ट्रांसमिशन नेटवर्क्स, वो सारा का सारा चेन आई थिंक बेनिफिट कर रहा है। और ये 1-2 साल की बात नहीं है, ये आप 3 से 5 साल। और इसमें हमने ये भी नहीं देखा है कि इंडिया की जो पावर डिमांड ग्रोथ है वो भी बढ़ सकती है। लास्ट 1-2 साल स्लो गया है, बट पावर डिमांड अगर 6-7% वापस हो जाती है तो ये फेज़ जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि थर्मल, कोल से रिलेटेड जितनी भी इकोसिस्टम में सेक्टर्स हैं या कंपनीज हैं, वो आई थिंक इम्पोर्टेंट रहेंगी काफ़ी आगे जाके। कैन यू एक्सप्लेन द वैल्यू चेन इन द पावर सेक्टर? तो कैसे एग्जैक्टली वैल्यू चेन होता है और कौन से टाइप के का मतलब कौन से टाइप के बेसिकली कंपनीज है इन्वॉल्व इन द एंटायर वैल्यू चेन? तो यूटिलिटीज़ हैं, कुछ तो यूटिलिटीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में जो पावर जनरेट करती हैं और स्टेट की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको सेल करती हैं और उनको रिटर्न मिलता है। पहले क्या होता था कि इनको फिक्स रिटर्न मिलती थी 16% आरओई के आसपास। अब कुछ बिड्स हो रही हैं जिसमें कि आरओई थोड़ी इससे बेटर है क्योंकि सडनली सबको रियलाइज हुआ है कि थर्मल में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एक तो यूटिलिटीज़ हो गई, और ये यूटिलिटीज़ का क्या है कि एक बार आपने प्लांट खड़ा कर दिया तो वो 25-30 साल का प्लांट है, आपको हर साल ये आरओई मिलती रहेगी। तो वैल्यू करने के लिए काफ़ी सिंपल हो जाती है कंपनीज। देन दूसरी जो सेट ऑफ कंपनीज हैं वो जो प्लांट्स लगा रही हैं, पावर प्लांट्स लगा रही हैं, इक्विपमेंट कंपनीज, कैपिटल गुड कंपनीज, बड़ी बड़ी जो ईपीसी कंपनीज हैं, और वो कंपनीज हैं जो थर्मल स्पेस में ज़्यादा एक्टिव हैं, उनको ज़्यादा फायदा होगा। सेम चीज़ें रिन्यूएबल पे यूटिलिटी कंपनीज हैं जो पीपीएस साइन कर रही हैं, उनको वैल्यू करना काफ़ी आसान है क्योंकि आपकी पीपीएस साइन हो गई, ये टैरिफ है, ये कैश फ्लोज हैं, आपने डिस्काउंट करके ये वैल्यू निकाली। आपको बस देखना है कि आपकी वैल्यूएशन उससे कम है या आज जो लिस्टेड वैल्यूएशन है वो कम है उससे ज़्यादा है, तो डिसीजन काफ़ी आसान हो जाता है। और रिन्यूएबल में ही फिर वो इक्विपमेंट कंपनीज हैं जो सोलर मॉड्यूल्स बना रही हैं, सोलर सेल्स बना रही हैं, वो एक उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू चेन है इक्विपमेंट कंपनीज की। तो ये तो जनरेशन साइड में हो गया। ट्रांसमिशन साइड में सेम थिंग, बिकॉज सोलर की जो कैपेसिटी लग रही है वो ज़्यादा वेस्टर्न इंडिया में लग रही है, राजस्थान गुजरात में लग रही है, एंड आपको ज़रूरत सोलर की सब जगह है। तो ट्रांसमिशन नेटवर्क्स में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, डेटा सेंटर्स की डिमांड आ रही है, तो ट्रांसमिशन में भी कैपेक्स हो रहा है और ट्रांसमिशन में भी यूटिलिटीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट यूटिलिटीज़ हैं और प्राइवेट सेक्टर यूटिलिटीज़ हैं। उनकी भी मॉडल वही होती है, फिक्स्ड आरओई नहीं, लेकिन एक स्टेबल आरओई और आपकी स्टेबल, तो उनको वैल्यू करना आसान है। और फिर ट्रांसमिशन साइड में ही कंपनीज हैं जो ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जो आपके लिए ईपीसी कर रही हैं, कि अगर किसी ट्रांसमिशन यूटिलिटी को इन्वेस्टमेंट करना है इन अ ट्रांसमिशन नेटवर्क, तो आप वो प्रोजेक्ट किसी को दोगे इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो एक अलग वैल्यू चेन है। तो ये पूरा एक वैल्यू चेन है। और फिर वो आपकी एमएनसी कंपनीज हैं जो इक्विपमेंट सप्लाई कर रही हैं और जो बेनिफिट कर रही हैं ये पूरे इन्वेस्टमेंट साइकिल से। तो मुझे लगता है ये पूरा इन्वेस्टमेंट साइकिल, हालांकि ये 2022 से 24 में काफ़ी रैली हुई थी, लेकिन उसके बाद से थोड़ा टाइम करेक्शन हुआ है ये सेक्टर में, टाइम एंड प्राइस करेक्शन दोनों ही हुआ है। तो मुझे टाइम लगता है करेक्शन मतलब? टाइम करेक्शन मतलब वो स्टॉक्स वहीं रह गए हैं, 2 साल का प्राइस देखें और आज देखें तो प्राइस वहीं की वहीं है। ओके। उसको हम टाइम करेक्शन बोल सकते हैं। लेकिन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इंटैक्ट हैं और कहीं कहीं पे इम्प्रूव भी हुई हैं। ओके। तो
वो अपॉर्चुनिटीज़ इंटरेस्टिंग रहेंगी। और ये इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली लाइक हाउ आर द मार्जिन्स, यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे होते हैं एंड व्हाट इज़ द एवरेज मे बी प्राइस अर्निंग्स रेशियो या कौन सा वैल्यूएशन मेट्रिक आप ट्रैक करते हो इन द पावर इंडस्ट्री एंड कितना होना चाहिए वो नंबर? अच्छा, इसमें यूनिट इकोनॉमिक्स तो हर कंपनी का अलग-अलग होता है, लेकिन जैसे अगर यूटिलिटी कंपनीज़ को देखें हम, तो उसमें हम देखते हैं कि कंपनी की आरओई कितनी है, ग्रोथ कितनी है, कैश फ्लोज़ कितनी है, और इसमें सिंपलेस्ट जो तरीका होता है वो तो कैश फ्लो डीसीएफ का ही होता है। लेकिन उससे भी सिंपल होता है कि आप प्राइस टू बुक देखिए, बिकॉज़ अगर आपको आरओई पता है, ग्रोथ पता है, तो आप एक प्राइस टू बुक आप डिसाइड कर सकते हैं। तो उनके लिए तो ये आसान है। जो इक्विपमेंट कंपनीज़ होती हैं उनकी उनकी थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी होती है, बिकॉज़ उनकी साइकिल्स होती हैं कि 4-5 साल आपकी ग्रोथ काफ़ी हाई रहेगी, फिर ग्रोथ गिर जाएगी, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट की भी एक साइकिल होती है। तो उसमें आपको केयरफुल रहना पड़ता है कि आप कितनी पीक अर्निंग्स पे कितनी वैल्यूएशन दें। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि कंपनीज़ को ऑर्डर्स बहुत आ रही हैं, ग्रोथ बहुत तेज़ है, और फिर आपने उसको पी मल्टीपल भी ज़्यादा दे दिया। लेकिन फिर वो ग्रोथ नीचे भी जाती है। तो इसमें आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि किस पॉइंट पे आप एंटर कर रहे हैं, किस पॉइंट पे एग्ज़िट कर रहे हैं। और जो यूटिलिटी कंपनीज़ हैं, वो तो प्राइस टू बुक के बेसिस पे आप काफ़ी काफ़ी हद तक उसमें चांस ऑफ मेकिंग मिस्टेक इज़ लेस। सो आइडियली कितना आप देखते हो? कितना प्राइस टू बुक इज़ लाइक गुड, कितना प्राइस टू बुक इज़ बैड? सी, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ ग्रोथ ऑल्सो। सो अगर मैं देखूँ तो अगर आपको कोई कंपनी, अगर जो कंपनी 16-18% आरओई बना रही है, और अगर आपको 1.5-2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे मिल रही है विथ ग्रोथ, कि ग्रोथ भी है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, तो वो एक रीजनेबल फेयर मल्टीपल है। वही अगर 4 टाइम हो जाती है यूफोरिया में और फ्रेंजी में, तो फिर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये ओवर वैल्यूड है। और यही कंपनीज वन टाइम बुक पे भी मिल रही थी 2022 में, तो उस समय स्टील थी। हुँ। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ये स्टील है, लेकिन बुरी नहीं है अभी इस वैल्यूएशन। एंड कैश फ्लोज़ में आप क्या एग्ज़ैक्टली देखते हो एंड कौन सा रेशियो ट्रैक करते हो? कैश फ्लोज में तो देखिए, कैश फ्लो बेसिस तो सबसे फंडामेंटल वे ऑफ वैल्यूएशन है। कैश फ्लो में तो आप डीसीएफ अगर करेंगे, तो सबसे जो बोलते हैं ना कि फंडामेंटल वे ऑफ वैल्यूएशन तो डीसीएफ ही होता है। बाकी जो आप पीई देख रहे हैं, या ईवी एबिटा देख रहे हैं, या प्राइस टू बुक देख रहे हैं, ये सब सब्स्टिट्यूट है। ये सब एक अपनी लाइफ सिंपल बनाने के लिए है, कि आपने ये चार्ट बना लिए और ये देख लिया कि पहले कितना प्राइस टू बुक था, अभी कितना है। तो ये अपनी लाइफ सिंपल करने के लिए। लेकिन जो सबसे हार्ड तरीका है वो तो डीसीएफ करके ही है। तो कैश फ्लो में या तो हम देख सकते हैं कि भाई फ्री कैश फ्लो यील्ड कितना है, कि मतलब अगर कंपनी फ्री कैश फ्लो कितनी बना रही है, मतलब प्रॉफिट में से आपने टैक्स निकाल दिया, इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल दिया, और इन्वेस्टमेंट निकाल दिया, मतलब कैपेक्स जो कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल। तो आपका जो फ्री कैश फ्लो बचा, उसको अगर आप मार्केट कैप से डिवाइड करेंगे, तो आपको एक यील्ड आएगी। वो यील्ड का मतलब क्या है कि अगर मैं उस कंपनी के लिए आज ये मार्केट कैप दे रहा हूँ, तो मुझे हर साल इतना कैश फ्लो वो कंपनी कमा के दे रही है। कितना होना चाहिए नंबर आइडियली? आइडियली मैं समझता हूँ कि अगर 5% है, तो कंपनी अट्रैक्टिव हो सकती है, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वो 5% है तो ग्रो भी होती है। हुँ। लेकिन जो हाई ग्रोथ कंपनीज हैं इंडिया में, वो आपको अभी फ्री कैश फ्लो यील्ड 2-3% पे मिलेंगी, क्योंकि उसको मार्केट ने ऑलरेडी प्राइस इन कर दिया है कि अरे इसकी तो फ्री कैश फ्लो बढ़ने वाली है। सो अगर कोई कंपनी आपको 6-7% डिविडेंड फ्री कैश फ्लो यील्ड पे मिलती है, तो फिर वो और अट्रैक्टिव होते जाती है। लेकिन फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो सस्टेनेबल है कि नहीं है, क्योंकि कोई कभी-कभी कंपनीज 10, 12, 15% फ्री कैश फ्लो यील्ड पे भी मिलेंगी, लेकिन आपको रियलाइज़ होगा कि अरे ये प्रॉफिट तो 2 ही साल का है, उसके बाद प्रॉफिट गिरने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें फिर उसमें आ जाती हैं। लेकिन अगर यूटिलिटीज़ की बात करें, क्योंकि हम पावर की बात कर रहे थे, अगर हम यूटिलिटीज़ की बात करें, क्योंकि वो तो स्टेबल है, वो कंपनी की प्रॉफिट ऊपर-नीचे ज़्यादा नहीं होने वाली है। तो वो अगर हमें 5-7% फ्री कैश फ्लो यील्ड पे मिलती है, और ग्रोथ भी है, तो वो यू नो बुरा पॉइंट नहीं है, या फेयर वैल्यू से थोड़ा कम है, या फ्री वैल्यू के आसपास है। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं। लेकिन हर बिजनेस पे आप फ्री कैश फ्लो यील्ड नहीं लगा सकते,
क्योंकि बिजनेस जो सिक्लिकल बिजनेस है वो कभी-कभी 15% पे भी मिलेंगी, लेकिन उस समय आपको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, ना कि ज़्यादा एक्साइट हो जाएँ उस समय। आप आई थिंक टेलीकॉम इंडस्ट्री पे भी आपने काफ़ी स्टडी किया था एंड आप टेलीकॉम एनालिस्ट भी थे। तो अगर टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो इसमें क्या चल रहा है अभी इंडिया में एट प्रेज़ेंट एंड व्हाट आर सम ट्रेंड्स, थीम्स यू आर सीइंग इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री? टेलीकॉम में एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर रहा है पिछले 25 साल में, क्योंकि जब से सेक्टर डीरेगुलेट हुई थी और जब से इसमें कंपटीशन आई, नई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ आई, सीडीएमए आया, वायरलेस इन लोकल लूप आया। एक फ़ेज़ ऐसा भी आया है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी लाइसेंसेस दे दी और आपको याद होगा जब हम बात कर रहे थे आईटी सर्विसेज, तो सेम चीज़ टेलीकॉम में भी हुई थी कि बहुत सारी गवर्नमेंट ने लाइसेंसेस दे दी और कोई अगर 8-10 ऑपरेटर्स हैं तो उसमें 4-5 तो सस्टेनेबल ही नहीं थे। लेकिन मार्केट ने ये प्राइस इन कर दिया कि टेलीकॉम टैरिफ्स गिरते ही रहेंगे और कहीं न कहीं जाके मार्केट ये भूल गई कि अगर टैरिफ गिरते रहेंगे तो 5-6 कंपनीज़ 8 में से 4-5 कंपनीज़ तो बंद ही हो जाएँगी और एक्चुअली वही हुआ। अगर आप देखें तो आज कुल मिला के 3 ही कंपनी रह गई हैं या ढाई कंपनी रह गई हैं। तो क्योंकि वो जो फ़ेज़ था, वो एक ओवर कॉम्पिटिटिव फ़ेज़ था और उसकी वजह से इंडस्ट्री काफ़ी क्लीन अप हो गई। अब केवल स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स रह गए हैं। तो अब ये स्टेबल सेक्टर हो गया है, क्योंकि ग्रोथ इसमें या तो टैरिफ हाइक से आएगी या मोर यूसेज से आएगी। मोर यूसेज से तो टेलीकॉम कंपनी इतनी चार्ज करती नहीं है, क्योंकि आपकी अब 2 जीबी, 2.5 जीबी पर डे से ज़्यादा आप यूज़ तो करते नहीं हैं। तो वहाँ से आपको बेनिफिट नहीं आ रहा है। तो या तो आप टैरिफ हाइक करें या मार्केट जितनी ग्रो होती है उतनी ग्रोथ आएगी। तो अब ये सेक्टर काफ़ी स्टेबल सा हो गया है मुझे लगता है। लेकिन एक फ़ेज़ था जब ये सेक्टर में बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी, क्योंकि मार्केट ने ये सोचना शुरू कर दिया कि इतना कंपटीशन है कि कोई भी पैसा नहीं बनाएगा। लेकिन वही लॉजिक से ये भी हुआ कि कुछ कंपनीज़ जो एकदम ही वीक थी वो बंद हो गई और जो कंपनी सर्वाइव की वो अब बेनिफिट कर रहे हैं और वो अब स्टेबल प्रॉफिट्स बना रहे हैं। तो ये सेक्टर पूरा एक साइकिल 2-3 साइकिल कंप्लीट कर चुका है और अब स्टेबिलिटी की तरफ है। तो इसमें कौन से मेट्रिक्स या रेशियोज़ देखते हो आप? इसमें हम लोग ज़्यादा ईवी एबिटा देखते हैं, क्योंकि ये कैपिटल हैवी सेक्टर है, कैपेक्स हैवी सेक्टर है। आपको कॉन्स्टेंटली इसमें इन्वेस्ट करते रहना है और आपको स्पेक्ट्रम के लिए गवर्नमेंट को भी काफ़ी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो आपकी बैलेंस शीट में डेट हमेशा काफ़ी रहता है, स्पेक्ट्रम की वजह से और कैपेक्स की वजह से। तो ईवी एबिटा इसमें बेस्ट तरीका है और एक समय था जब ईवी एबिटा जब हाई ग्रोथ फेज़ था तो ईवी एबिटा 20-25 टाइम भी गए थे। अब आप लो टीन्स 10 से 12 ईवी एबिटा है, जो कि इस सेक्टर के लिए अभी फेयर है। तो अब मैं समझता हूँ कि ये सेक्टर एक यूटिलिटी सेक्टर हो गया है, स्टेबल सेक्टर हो गया है, फ्री कैश फ्लो जनरेट करते रहता है। कोई ज़्यादा कॉम्पिटिशन आने की ज़्यादा और बढ़ने की उम्मीद नहीं है। और जो ऑपरेटर्स हैं, वो अब उनको डिसाइड करना है कि वो कब टैरिफ हाइक करें या नहीं करें और कितना जनरेट करें प्रॉफिट्स। तो उस हिसाब से इस सेक्टर को एक स्टेबिलिटी के लिए प्रीमियम मिल रहा है और दूसरी बात इस सेक्टर की अच्छी है कि इसमें आपका ना तो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, ना इंटरेस्ट रेट रिस्क है, ना क्रूड प्राइस रिस्क है, ना इकोनॉमिक रिस्क ज़्यादा है। तो एक तरीके से ये काफ़ी एक क्या बोलते हैं इंसुलेटेड सेक्टर है, अगर मैं बोलूँ तो। ईवी एबिटा एकदम सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करोगे फॉर पीपल हू डोंट नो? देखिए ईवी एबिटा पी रेशियो जैसा ही एक फैक्टर है। तो एंटरप्राइज वैल्यू को जैसे पी रेशियो में क्या होता है, आपने मार्केट कैप कंपनी की ली और उसको प्रॉफिट से डिवाइड कर दी। तो इक्विटी के ही दोनों पैरामीटर्स हैं। एंटरप्राइज वैल्यू में क्या होता है कि जब कंपनीज में डेट ज़्यादा होती है तो कभी-कभी पी रेशियो काफ़ी ऊपर या नीचे दिख सकता है, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको आप नॉर्मलाइज़ करने के लिए आप क्या करते हैं कि न्यूमरेटर में एंटरप्राइज वैल्यू का क्या हुआ, एंटरप्राइज वैल्यू मतलब मार्केट कैप प्लस जो भी कंपनी में डेट है। तो आपने एक एंटरप्राइज की वैल्यू ली, केवल मार्केट वैल्यू नहीं ली, बट पूरी एंटरप्राइज की वैल्यू ली। मार्केट वैल्यू प्लस कंपनी का डेट, कंपनी में डेट कितना है, तो पूरी एंटरप्राइज को कितना पैसा चाहिए चलने के लिए,
और वो उस पैसे से कितना एबिडा जनरेट कर रहा है। एबिडा मतलब नॉट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि पी में यूज होता है, बट एबिडा मतलब ओनली कैश एक्सपेंसेस हटाने के बाद जो आपकी प्रॉफिट आ रही है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, तो आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आपने इतना कंपनी में पैसा लगाया, आपको इतना प्रॉफिट आ रहा है, वो जो मल्टीपल आई, आप इसको समझिए कि पी रेशियो से एक लेवल ऊपर वाली ये रेशियो है, लेकिन दोनों का काम वही है। दोनों का काम वही है कि वैल्यूएशन को आपको डिपिक्ट करता है। मेरे दोस्त ने एक ट्वीट किया था, एबिटा जैसे आपने बताया इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स अमोर्टाइजेशन। उसने ट्वीट डाला था कि एबिटा नाउ इज अर्निंग्स बिफोर ईरान एंड डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंसमेंट्स। तो इतना या, वो देखा है अनसर्टेनिटी चल रहा मैंने है। भी वो जोक देखा है। एबिडा एक्चुअली काफी मिसयूज भी हुआ है। काफी कंपनीज उसको मिसयूज भी करती हैं। कैसे? मतलब क्योंकि एबिडा देखिए कुछ पहले काफी कंपनीज में हुआ है ऐसे कि जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, इंडिया में नहीं बाहर भी, कि आपने कोई ऐसी एक्सपेंस जो कि आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस थी, वो आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं दिखाई, आपने इन्वेस्टमेंट में दिखा दी, तो आपकी एबिडा बढ़ गई। लेकिन वो आपने जो आपको कॉस्ट उसमें लेना चाहिए था, वो आपने इन्वेस्टमेंट में दिखाया, कैपेक्स में, ग्रॉस ब्लॉक में ऐड हुआ, तो उससे आपकी एबिडा इन्फ्लेट हो जाती है। तो एबिडा में रिस्क ये होता है कि आपको बहुत केयरफुली देखना पड़ता है कि कोई कंपनी ऐसा तो कुछ नहीं कर रही है कि कोई कॉस्ट जो एक्चुअली आपकी इन्वेस्टमेंट में होनी चाहिए थी, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट में होना चाहिए थी, वो कहीं और हो। और फिर एबिडा में काफ़ी लोग एडजस्टमेंट करके भी दिखाते हैं आजकल। काफ़ी जो है डिबेट चलता है अबाउट एबिडा, एडजस्टेड एबिडा, जो कि काफ़ी एक अब मिसयूज टर्म हो चुका है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एबिडा को ट्रस्ट, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एबिडा को बिल्कुल डिस्ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन समटाइम्स यू हैव टू बी केयरफुल इन एबिडा, स्पेशली जो कंपनी स्केल अप कर रही हैं, जो हाई ग्रोथ फेज में है, उसमें आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि एबिडा में क्या कॉस्ट लिया है, क्या नहीं लिया है। और ये ईवी एबिटा जो रेशियो और कौन से इंडस्ट्रीज में यूज होता है यूजुअली? ये ज़्यादा कैपिटल हैवी इंडस्ट्रीज में यूज़ होगा। ये फॉर एग्जांपल पावर में यूज़ हो सकता है, मेटल्स एंड माइनिंग में यूज़ होता है फॉर श्योर। जितनी भी सिक्लिकल कमोडिटी कंपनीज जिनमें ज़्यादा कैपेक्स चाहिए होता है, वहाँ ज़्यादा यूज़ होती है इसे। लेकिन अगर मैं कंज्यूमर कंपनीज को देखूँ या ऑटो कंपनीज को देखूँ, तो यहाँ पे ईवी एबिडा यूज़ नहीं होता, बिकॉज इनहेरेंटली इन कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है, तो आपकी क्रॉस ब्लॉक कम होती है, डेट कम होता है, तो वहाँ पे आपकी पी रेशियो विल डू द जॉब। और जैसे पावर, मेटल्स माइनिंग, सिक्लिकल बिजनेसेस में ये यूज होता है, तो ऑन एन एवरेज क्या, व्हाट इज अ गुड रेशियो इन दीज सेक्टर्स व्हेन इट कम्स टू ईवी एबिटा? वेल ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि हर सेक्टर का अलग अलग बेंचमार्क होता है, और वो बेंचमार्क दो तरीके से आती है। एक तो उस सेक्टर की इनहेरेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, आरओसी। अगर उस कंपनी की उस सेक्टर की आरओसी ज़्यादा है तो ईवी एबिडा नॉर्मली हाई रहती है। अगर उस सेक्टर की आरओसी कम है तो ईवी एबिडा कम होगी, तो देयर कोरिलेशन होता है उससे काफ़ी। और दूसरा फिर हम हिस्ट्री भी देखते हैं कि ये कंपनी पिछले 20 साल 25 साल में किस ईवी एबिडा के रेंज में ये कंपनी ने ट्रेड किया है, तो वो भी हमारे पास एक बेंचमार्क होता है। तो मैं ये बोलूँगा कि कोई ऐसा फिक्स्ड ये नहीं है कि हाँ इसके ऊपर या इसके नीचे इस ईजी, सब चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में देखना ज़रूरी हो जाता है। तो कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई आरओसी है आज के तारीख में? वो आज की तारीख में देखिए हाई आरओसी स्ट्रक्चरली कंज्यूमर कंपनीज में ज़्यादा होता है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट आपको कम करनी होती है, आपकी ब्रांड की वैल्यू जो आपको कैश फ्लोज दे रही है, और आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है, तो आरओसी तो कंज्यूमर कंपनीज में स्ट्रक्चरली ज़्यादा रहेगी, हमेशा ज़्यादा रहेगी। लेकिन उसके अलावा मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँ जो कि ज़्यादा ऑब्वियस नहीं है, कंज्यूमर तो ऑब्वियस एक है कि हाई आरओसी रहेगी। तो मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर सेक्टर आज हाई आरओसी सेक्टर में गिना जा रहा है। उसमें भी हेल्थ केयर में भी डायग्नोस्टिक लैब्स जो हैं, उसमें आपकी आरओसीज काफ़ी हाई हैं।
एनी कंपनी जो किसी चीज़ में लीडर है, उसकी आरओसी ज़्यादा रहेगी। जो भी अगर नई किसी कंपनी ने नया प्रोडक्ट बनाया, नई टेक्नोलॉजी बनाई, उसकी आरओसी ज़्यादा रहेगी। अगर आपके पास पेटेंट है तो उसकी आरओसी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो और कोई नहीं कर सकता, आपके पास प्राइसिंग पावर है। तो अगर कोई कंपनी के पास खुद की पेटेंट है, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो और कोई नहीं कर रहा है, तो उसकी आरओसी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज़ ऑफ प्राइसिंग पावर। और अदरवाइज़ आपके पास ब्रांड हो, तो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ब्रांड हो या ऐसा कुछ पेटेंट हो, ऐसा कुछ यूनिक हो आपकी कंपनी में। अगर मैं बहुत सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो आरओसी यही 2 कारण से बन सकती है। तो एक ब्रांड हो गया व्हिच इज़ लाइक पेटेंट और सेकंड इज़ प्राइसिंग एक पावर। ब्रांड हो गया जो बी2सी ब्रांड हो गया, हाँ। समझिए कि कंज्यूमर ब्रांड, जिसकी जो आपने इन्वेस्ट करके आपने वो ब्रांड क्रिएट कर ली है और इसलिए आपकी एक स्टैंडिंग है मार्केट में और आप एक प्राइस चार्ज कर रहे हो, उसकी वजह से आपकी वो आरओसी आ रही है, तो वो ब्रांड हो गया। दूसरी होगी टेक्नोलॉजी। आज फॉर एग्जांपल जितनी भी यूएस की कंपनीज हैं जो हाइपर स्केलर्स होंगे, उनके पास टेक्नोलॉजी है, स्केल है, दैट ऑल्सो गिव्स प्राइसिंग पावर। तो प्राइसिंग पावर ब्रांड से भी आ सकती है, टेक्नोलॉजी से भी आ सकती है, या ऐसा कुछ यूनिक प्रोपोजिशन हो आपकी कंपनी का, जो आपने खुद डेवलप किया हो, जो जिसमें आप लीडर हो, तो आपकी आरओसी ज़्यादा हो सकती है। वो ब्रांड की बात नहीं है, वो आपकी टेक्नोलॉजी या आपके आर&डी से जो आता है, वो अलग चीज़ हो गई। एंड इसमें जैसे आपने बताया कि टाटा एएमसी का यूएम इज़ अराउंड 2,20,000 करोड़ एंड आप इक्विटी एंड डेट फंड्स मैनेज करते हो। सो व्हेन यू सिलेक्ट स्टॉक्स, हाउ डू यू डिसाइड कि ओके ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना है? सो काफ़ी उसमें लेयर्स होते हैं डिसीजन मेकिंग में, और पहला जो लेयर होता है वो ये कि हमारी इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी क्या है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी है ग्रोथ एट रीज़नेबल प्राइस, तो हमेशा ग्रोथ देखते हैं, बट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो वैल्यूएशन का होता है कि एक सर्टेन वैल्यूएशन बेंचमार्क के नीचे हम कंपनीज़ को देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि उन कंपनीज़ में ग्रोथ आ रही है कि नहीं आ रही है, और ग्रोथ आ रही है तो फिर वो हमारे सैंपल में आ जाता है और हम उस कंपनीज़ पे ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ी पोजीशंस ले सकते हैं। तो वो तो एक एक लेयर हो गया, लेकिन एक दूसरा लेयर होता है कि हर स्कीम की फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर नीड होती है। अगर मैं बोलूँ कि लार्ज कैप फंड जो कि ज़्यादा सेफ्टी की तरफ है वर्सेस से स्मॉल कैप विच इज़ मोर एग्रेसिव, और लेट्स से फ्लेक्सी कैप विच इज़ अगेन मोर डाइवर्सिफाइड कंपेयर टू जैसे कि बिजनेस साइकिल फंड विच इज़ मोर एग्रेसिव। सो फिर उसके बाद जो सेकंड लेयर होता है वो ये होता है कि जैसे स्कीम की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक भी पोर्टफोलियो डिसाइड होती है। और अगर लार्ज कैप है तो हो सकता है कि उसमें मैं ऐसे कुछ स्टॉक्स रखूं जो मुझे सेफ्टी दें, स्टेबिलिटी दें, और बाकी जो है ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस वाले स्टॉक्स रखें। स्मॉल कैप में प्रोबेबली पूरी 100% की 100% पोर्टफोलियो आपकी ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस वाली होगी। मुझे सेफ्टी वहाँ पे मुझे कम चाहिए, मुझे वहाँ ज़्यादा अल्फा चाहिए, एग्रेशन चाहिए। बिजनेस साइकिल में मुझे ज़्यादा एग्रेशन चाहिए, तो मेरे पास ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस ज़्यादा रहेगा। फ्लेक्सी कैप विल बी थोड़ा बहुत बैलेंस्ड। तो वो सेकेंड लेयर ऑफ डिसीजन मेकिंग हो जाती है। तो इसलिए इसका ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो स्टॉक की आपकी एज अ हाउस आप कौन-कौन से स्टॉक्स या कौन-कौन से सेक्टर्स आपको अच्छे लग रहे हैं, और दूसरा होता है फिर कि पोर्टफोलियो डिसीजन उसके बाद कि वो पोजीशंस आपको कितनी स्ट्रांग रखनी है, वो डिसाइड करता है आपका स्कीम की जो पोजीशनिंग है या स्कीम का रिक्वायरमेंट। तो ये 2 पार्ट्स में मैं बोलूँगा कि ये डिसीजन को देखना चाहिए। और जैसे आपने बताया कि स्मॉल कैप फंड्स हो गए, बिजनेस साइकिल फंड हो गए, जो थोड़े एग्रेसिव है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप फंड्स एटसेट्रा। एट दिस पॉइंट इन टाइम इन अप्रैल 2026, व्हाट्स योर व्यू पॉइंट व्हेन इट कम्स टू लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप्स? कौन-सा ओवर वैल्यूड है, कौन-सा अंडर वैल्यूड है आपके हिसाब से? देखिए लार्ज कैप, जैसा मैंने बोला निफ्टी की अगर मैं वैल्यूएशन देखूं तो वो 23 टाइम्स से 18 टाइम्स हो गई है, काफ़ी रीजनेबल हो गई है, 10 ईयर एवरेज के आसपास है। स्मॉल कैप की पहले बात कर लेते हैं। स्मॉल कैप करीब 60% प्रीमियम पे था लार्ज कैप 2 साल पहले 2024 में। अब वो प्रीमियम गिर के 20-25% हो गया है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्क्रीमिंग बाई है स्मॉल कैप, बट काफ़ी हद तक जो फ्रॉथ है वो निकल चुका है।
सो आज के दिन में जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आज मैं इतना पर्टिकुलर नहीं हूँ। जैसे पिछले 1 डेढ़ साल में मार्च के पहले हम लोग काफ़ी लार्ज कैप की तरफ ज़्यादा हमारा फ़ोकस जा रहा था क्योंकि लार्ज कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप वैल्यूएशन में बहुत गैप था। अब वो गैप भी कम हो गया है और ओवरऑल वैल्यूएशन भी कम हो गई है, तो आज हम थोड़ा एक तरीके से बोल सकते हैं न्यूट्रल हो गए हैं कि लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, स्मॉल कैप, अब उस पे हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि अभी हो सकता है मिड कैप फिर भी थोड़ा-सा एक्सपेंसिव हो क्योंकि वो छोटा सेट है तो क्या है उसमें ओवर वैल्यूएशन थोड़े ज़्यादा दिन तक रहती है, बट स्मॉल कैप में काफ़ी हद तक करेक्शन हो चुकी है। और दूसरी बात ये भी है कि इकोनॉमी जिस दौर से गुजर रही है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है, कुछ छोटे सेक्टर जैसे मैंने पावर बोला ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है, ये ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिड एंड स्मॉल एंड मिड में ही मिलेंगे। तो मेरा मानना ये है कि अनलेस कि कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इवेंट हो, रिस्क ऑफ इवेंट हो, स्मॉल कैप एकदम लार्ज कैप के डिस्काउंट पे मिलना मुश्किल है मुझे, क्योंकि इकोनॉमी भी चेंज हो चुकी है, चॉइस भी ज़्यादा हो गई है, सेक्टर्स भी कुछ ऐसे नए सेक्टर्स आए हैं जहाँ पे स्मॉल कैप आर ग्रोइंग फास्टर। तो मुझे लगता है कि आपका जो क्वेश्चन है, अगर उसका एक सिंपल आंसर दूं तो कि अभी हमारे पास ज़्यादा डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं है बिटवीन लार्ज कैप मिड कैप्स, बिकॉज करेक्शंस भी काफ़ी हो गए हैं तीनों सेगमेंट्स में। So this is the best time to invest in markets right now. आई मीन अगर आप साइडलाइंस पे बैठे थे तो यस डेफिनेटली। अगर आप सोच रहे थे कि मैं एसआईपी रोक दूं तो बिल्कुल भी नहीं रोकी अभी इसने। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे मैं सारे पैसे अभी डाल दूं तो वो भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि इक्विटी में कभी भी कुछ रिस्क जो है बोल के नहीं आती। और वैल्यूएशन रीजनेबल हो गई ये मैं बोल सकता हूँ, ग्रोथ आउटलुक ठीक लग रही है ये भी मैं बोल सकता हूँ। तो 3 महीने पहले से अभी में डेफिनेटली हम लोग अभी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है मार्केट्स पे। और हमने इसलिए ही हमने करीब 2.5 साल के बाद हमने स्मॉल कैप में अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट भी वापस से शुरू की है, क्योंकि हमने वो स्टॉप कर दी थी। तो ये सब चीज़ों को अगर आप देखें तो दैट इज़ द सिग्नल वी वांट टू सेंड आल्सो। तो अभी जैसे बहुत ज़्यादा करेक्शन हो गया है वैसे भी मार्केट्स में, ऑन वॉलेटाइल मार्केट से, आपको लगता है इससे और ज़्यादा करेक्शन होगा? देखिए, मेरे लगने या नहीं लगने से कुछ होता नहीं है। हमें हर लेवल पे रिस्क असेस करते रहना है और अकॉर्डिंगली मैनेज करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ का हर चीज़ का प्रोबेबिलिटी हो गई है मार्केट में। अब अगर सीज़ फायर हो जाती है लेकिन क्रूड $90-100 रहता है तो यस दिस इज़ अ वेरी गुड लेवल। लेकिन कुछ रिस्क्स ऐसे हैं जो, जैसा मैंने बोला, कि बोल के नहीं आते, और वो इक्विटी में वो रिस्क हमेशा रहता है। लेकिन मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक वो रिस्क प्राइस्ड इन हो चुका है। अम, कि अनलेस एंड अनटिल अगर एकदम कंप्लीट कोलैप्स हो जाए वर्ल्ड इकोनॉमी में, वो रिस्क तो हमेशा बना रहेगा। लेकिन काफ़ी हद तक जो करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो एक तरीके से क्रूड में भी आ गया है, हमारे मैक्रोज में भी आ गया है, कुछ हद तक नंबर्स में आ गया है, वैल्यूएशन में तो बिल्कुल ही आ गया है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो लोग सोच रहे थे कि हम और वेट करेंगे करेक्शन का, आई थिंक वो तो नेवर एंडिंग साइकिल है। वो आप वेट करते रह सकते हैं, लेकिन और आप हो सकता है सही भी प्रूव हो जाए, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी जो आपके सही होने की 50-60% थी, वो प्रोबेबिलिटी अभी 20% ही रह गई है। इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। और अगर मैं टाटा म्यूचुअल फंड की बात करूँ, सो व्हेनेवर वी हियर द वर्ड टाटा, ट्रस्ट इज़ द थिंग दैट ऑलवेज़ कम्स टू आवर माइंड, एंड बी इट फॉर एनी ऑफ द टाटा प्रोडक्ट्स। तो ये जो जैसे आप टाटा म्यूचुअल फंड से कितने साल हो गए आपको वर्किंग हियर इन टाटा म्यूचुअल तो फंड? हाँ, ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो जाएंगे। 8 इयर्स। तो ये जो फिलॉसफी पूरा ट्रस्ट का, ये कैसे डेवलप हुआ, एंड व्हाट इज़ समथिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम लेट्स से मिस्टर रतन टाटा, या उनका क्या ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा इन टाटा म्यूचुअल फंड हमेशा लाइक डे टू डे लाइफ में काम आता है? देखिए, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो अपनी ऑपरेशंस करते हैं या अपनी जो डे टू डे आर कंडक्ट इज़ वेरी एथिकल।
हम लोग किसी भी सिचुएशन में कोई भी हम लाइन नहीं क्रॉस करना चाहेंगे। अगर रेगुलेशन कुछ एक डिसाइड करती है तो हमारे एक इंटरनल पैरामीटर्स भी होते हैं जो कि कहीं-कहीं पे उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। और वो मैं समझता हूँ कि वो ग्रुप के डीएनए से आती है। और जब हम हायरिंग करते हैं, जब मैं हायरिंग करता हूँ अपनी टीम के लिए या जब मेरे मेरे जो पीयर्स हैं वो भी, मेरे जो कलीग्स हैं जो हायरिंग करते हैं, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो जो हम किसी को हायर कर रहे हैं, स्पेशली इन्वेस्टमेंट टीम, तो वो और भी क्रिटिकल हो जाती है। तो हम एकदम मेक श्योर कि रेफरेंस चेक करके हम ऐसे आदमी को लें जिसमें कि कोई भी हमें डाउट ना हो कि आगे जाके ये कुछ ऐसी एक्टिविटी या ऐसी एक्शंस ना कर दे जिससे कि ग्रुप के जो है लाइंस क्रॉस हो जाएं। भले ही रेगुलेटरी लाइंस क्रॉस हो ना हो, ग्रुप के भी लाइन ना क्रॉस हो। तो वो एक डीएनए है वो। And as soon as we join and we all follow that, we all get molded in that. And I don't think वो इतने आसानी से replicate किया जा सकता है। सुपर इंटरेस्टिंग, अमेजिंग कॉन्वर्सेशन, बहुत बहुत इंसाइट्स मिले आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। वन लास्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क ऑल माय गेस्ट्स, इफ यू वर इन द शूज ऑफ कुशल लोढ़ा एंड इफ यू वर इंटरव्यूइंग मिस्टर राहुल सिंह, व्हाट इज वन क्वेश्चन you'd like to ask him towards the end? So what are the mistakes you made? I expecting that. No, mistakes are many, but I think as an investor, जो mistakes जो हुई हैं वो ये होती है कि कभी-कभी लूजिंग पोजीशंस को आप काफ़ी देर तक इग्नोर कर देते हैं इन द होप कि कुछ शायद टर्न अराउंड हो जाए। और वो आई थिंक मेरे ख्याल से वो भी बिहेवियर का एक पार्ट है। एक होती है कन्विक्शन और दूसरी होती है कि आई वुड से नॉट एरोगेंस की, एक तरीके से इनसेंसिटिविटी की कि वंस यू हैव कन्विक्शन तो आप ये सोचना बंद कर देते हो कि इस कंपनी में कुछ गलत भी हो सकता है। आपको लगता है कि मार्केट गलत है, मैं ही सही हूँ। आई थिंक वो ज़्यादातर जो मिस्टेक्स हैं उस कैटेगरी में मैं डालना चाहूँगा विदाउट नेमिंग देम बिकॉज आई कांट नेम देम। ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई एक बेट लिया एंड वो प्रेडिक्शन या बेट जो था वो गलत हुआ था? देखिए, बेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। बेट बहुत बाइनरी वर्ड होता है कि आपने बेट लिया, लेकिन कैलकुलेटेड बेट्स तो हम इक्विटी का तो मतलब ही वही है कि हम कैलकुलेटेड बेट्स कैलकुलेटेड बेट्स लेते हैं। और लेकिन हर चीज़ को एक बैलेंस में रख के हम बेट्स लेते हैं। तो अगर मुझे लगता है कि इस कंपनी में मुझे कन्विक्शन है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है एंड आई लाइक टू वॉच इट, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा अपना वेटेज नहीं रखूँगा, मे बी 1% ऑफ द पोर्टफोलियो, कि अगर मैं गलत भी गया तो इट विल नॉट गोइंग टू हर्ट मी एंड आई कैन टेक अ डिसीजन टू एग्जिट इट। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो, बट हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम उसी अकॉर्डिंगली उस पोजीशन को साइज करते हैं सो दैट अगर मेरी कन्विक्शन हाई नहीं है या मैं गलत भी गया तो इट डज नॉट हर्ट मी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दैट। अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड बहुत सीखने मिला, बहुत इंसाइटफुल था ये, एंड आई एम श्योर एवरीवन हु इज वाचिंग दिस इज गोइंग टू गेट इमेंस वैल्यू फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड विश यू द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। Thank you, Kushan. It was a pleasure. It's a very interesting conversation and very different compared to other such shows I have done. Thank you. Thank you so much. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट ट्रिम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.